वेलकम टू मेडी जी टॉपर स्टॉक। आज की टॉपर स्टॉक में कुछ खास बात है। खास ये है कि मेरे साथ दो टॉपर्स हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के, प्रांशु श्रीवास्तव, जिन्होंने मैकेनिकल में ऑल इंडिया 5th रैंक हासिल की है। प्रांशु, कॉन्ग्रेचुलेशंस। दूसरे टॉपर मेरे साथ हैं सौरभ गोस्वामी, और सौरभ ने भी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 में 8th रैंक हासिल की है। सौरभ, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच सर। इनके बारे में मैं और बताना चाहूँगा कि इस यूपीएससी की प्रिपरेशन में इन लोगों ने और किस किस एग्ज़ाम को पहले क्रैक किया और तैयारी करते समय इनको कितना एफर्ट लगाना पड़ा, यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या कुछ करना पड़ा। तो प्रांशु श्रीवास्तव के बारे में बताऊँ, ये आते हैं बीआईईटी झांसी से। इन्होंने बीआईईटी झांसी से बीटेक किया, फिर आईआईटी बॉम्बे से इन्होंने एमटेक किया। प्रांशु, आपने एमटेक किस स्ट्रीम में किया? सर मैंने एनर्जी सिस्टम्स इंजीनियरिंग में किया हुआ है एमटेक। ग्रेट। प्रांशु के बारे में मैं और बता दूं कि इन्होंने गेट 2020 में ऑल इंडिया रैंक 173 सिक्योर की थी। फिर कोल इंडिया लिमिटेड में सिलेक्शन हुआ, नाल्को में सिलेक्शन हुआ, एनआरएल में सिलेक्शन हुआ, और ईएससी 2021 में लास्ट ईयर भी इनका ऑल इंडिया 16th रैंक था और उसकी ज्वाइनिंग अभी अवेटेड थी। इसके अलावा जो मेरे साथ दूसरे जो टॉपर हैं आज, सौरभ गोस्वामी, वो आते हैं एनपीटीआई बदरपुर दिल्ली से। तो सौरभ, आपने एनपीटीआई बदरपुर से कब अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया? सर मेरी 2019 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी पावर इंजीनियरिंग से। राइट। उसके बाद आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी की और आप दिल्ली के ही रहने वाले हैं, आपके पेरेंट्स भी दिल्ली में रहते हैं। सर। और इन्होंने मेडी जी के प्रांशु क्लासरूम कोर्स स्टूडेंट रह चुके हैं और सौरभ गोस्वामी ऑनलाइन कोर्स स्टूडेंट रह चुके हैं। आज हम बात करते हैं कि सिलेक्शन की जर्नी में इन्होंने किस तरह से तैयारी की, क्या सोर्स ऑफ स्टडी था, प्रिपरेशन करने के दौरान क्या डूज एंड डोंट्स होते हैं, क्या ऐसी कुछ गलतियां जो इन्होंने की हों वो आप ना करें, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो मैं एक एक करके दोनों लोगों से सवाल लूँगा। प्रांशु, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि आपने बहुत पहले अपना बीटेक कर लिया था, उसके बाद एमटेक भी किया, तो आपको कौन सा ऐसा मोटिवेशन था जो लगातार ड्राइव कर रहा था कि नहीं, फाइनली आईएएस तक तो जाना ही है? सर कहीं ना कहीं मतलब पहले से रहा था एक मतलब जैसे होता है कि हम यूपीएससी का नाम अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो मतलब जब मैं अपना बीटेक कर रहा था, इवन एमटेक के टाइम पे कहीं ना कहीं एक था कि शायद अटेम्प्ट कर सकते हैं, बट एमटेक करने के बाद मतलब मैंने प्रिपरेशन थोड़ी बहुत मैंने एमटेक टाइम पे भी करी हुई थी थोड़ी। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी। 2018 मेरा पहला अटेम्प्ट था। मैं पहला अटेम्प्ट मतलब प्री तो मेरा नहीं क्लियर हुआ, बट मेरा लक ऐसा रहा है कि मतलब पहली बार मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ, सेकंड टाइम प्री क्लियर हुआ, मेंस क्लियर नहीं हुआ, थर्ड टाइम मैंने मेंस क्लियर किया, इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, एंड फोर्थ टाइम मैंने इंटरव्यू क्लियर किया, मेरी 16 रैंक आई, एंड बाय ग्रेस ऑफ गॉड एंड माई फैमिली इस साल मेरी 5th रैंक आई है। 5 अटेम्प्ट्स? यस सर। और 5 अटेम्प्ट में 5th रैंक? यस सर। और फर्स्ट अटेम्प्ट में प्री नहीं हुआ, फिर सेकंड अटेम्प्ट में मेंस नहीं हुआ, थर्ड में इंटरव्यू नहीं हुआ, फोर्थ में सिलेक्शन हुआ तो रैंक 16 था, और लास्ट में ये। yes. तो इसको कहते हैं ना, थोड़ा डूबूंगा मगर तैराऊंगा, तू देखता जा मैं जीत जाऊंगा। yes. तो ये वो वाली कहानी है। सौरभ के साथ कुछ अलग स्टोरी है, इनका जल्दी सिलेक्शन हो गया, आपने प्रिपरेशन की और 2021 में भी आपने एग्जाम लिखा था? यस सर। और 2022 में लिखा। तो 2021 में आपका क्या रहा? आपका 2019 में आपने भी लिखा था, प्रीलिम्स नहीं हुआ था? नहीं हुआ था सर। और 2020 में फिर नहीं हुआ, और 2021 में फिर आप इंटरव्यू तक गए, और 2022 में फिर आपका 8th रैंक। तो 4 अटेम्प्ट आपके भी हुए। हाँ सर। तो दोस्तों, ये दोनों लोग मतलब इनकी जर्नी मोर और लेस पैरेलल है। yes. इन्होंने 4 अटेम्प्ट लिखे, इन्होंने 5 अटेम्प्ट लिखे, और एक एक स्टेप बढ़ते गए। ऐसा क्यों हो जाता है कि 3-4 अटेम्प्ट लग जाते हैं? आपसे मेरा सवाल है सौरभ। सर स्टार्टिंग में जब हम प्रिपरेशन करते हैं तो हमें अपनी गलतियां पता नहीं होती। जैसे जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया तो मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी। 2019 में मेरे को सब कुछ याद था, कि एक फॉर्मूला याद था, कैलकुलेशन बहुत अच्छी थी उस टाइम मेरी। लेकिन मैंने दिया कुछ थोड़ी सी गलत गाइडेंस से, मतलब
पानी ज़्यादा पी लिया तो उसकी वजह से 5 बार टॉयलेट गया, तो 15 मिनट उसकी वजह से मेरे वेस्ट हो गए और मेरे 2 मार्क्स से प्रीलिम्स एग्जाम नहीं। में हाँ 5 बार टॉयलेट जाना पड़ा? हाँ, अरे तो मेरे 2 मार्क्स से प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, सिर्फ 2 मार्क्स से। तो वो एक क्वेश्चन भी हो जाता तो शायद पहली बार में भी हो सकता था। आपके साथ भी कैसा कोई इंसिडेंस हुआ? सर मतलब लकीली और अनलकीली नो ऐसा नहीं हुआ। बट मेरे साथ ये था कि मतलब जैसे जब हम पहले प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो एक रहता है ना कि कहीं ना कहीं पहले तो डर रहता है। स्टार्ट जब हम करते हैं तो डर रहता है कि यार ये एग्ज़ाम है, मतलब शायद ही निकलेगा, मतलब इवन प्री निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। जब हम स्टार्ट करते हैं तो शायद ये रहता है दिमाग में। जब मैंने पहली बार लिखा तो शायद यही था, बट जब सेकंड टाइम प्री निकला और मैंने मतलब मेडिजी का मेंस की क्लासेस मैंने ज्वाइन करी, तो उसको करने के बाद मतलब उस अटेम्प्ट में मेरा मेंस तो नहीं निकला, बट मैंने नेक्स्ट जो मेरा अटेम्प्ट था 2020 का, उसमें मैंने मेरे साथ ये हुआ कि चूँकि रेलवे और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हट गई थी, सीट्स बहुत कम थी, तो मतलब वो एनर्जी नहीं थी कहीं पे कि मतलब यार क्या लिखें, हमारा तो होगा ही नहीं, क्योंकि वैकेंसीज बहुत कम थी। तो उस बार मैंने ऑलमोस्ट क्विट कर दिया था कि नहीं हो पाएगा मेरा। बट मतलब मेरा मेंस क्लियर हुआ और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मतलब मुझको लगा कि यार अगर मैंने उतनी प्रिपरेशन नहीं करी और मेंस क्लियर हो गया तो नेक्स्ट टाइम मुझको पूरा एफर्ट डालना है। तो दोस्तों अगर छत पे पहुंचना है तो सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेगी और स्टेप बाय स्टेप करके जाना पड़ेगा। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है, सारे स्टेप्स को क्लियर भी करना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी कॉलेज में हैं और कुछ तो कॉलेज के टाइम से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स बीटेक करने के बाद स्टार्ट करते हैं। तो सौरभ आप बताएं मुझे कि कॉलेज में क्या सही समय है कि कॉलेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करें? सर मुझे लगता है कि सेकेंड ईयर तक तो आप कर दो मज़े, मतलब कॉलेज में बंदा आता है तो उसे फ्रीडम मिलती है, यहाँ घूमना वहाँ घूमना है, तो वो सेकेंड ईयर तक तो कर दो। लेकिन थर्ड फोर्थ ईयर तक आते आते आप अपने जो सब्जेक्ट है पढ़ने, अपने बेसिक्स अच्छे लग जाओ करने लग काम जाओ। पर। हाँ बेसिक्स आप अपने अच्छे कर दो, पूरा फुल टाइम करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। थर्ड ईयर तक आप वो करो, फोर्थ ईयर में आप थोड़ा अपना Serious हो जाओ। आवर्स बढ़ाओ, 5-6 And घंटे पढ़ना पड़ेगा। आपका प्रियांशु? सर सेम मेरा भी यही है कि मतलब सेकेंड ईयर में तो एक्चुअली हमको पता भी नहीं होता है कि आगे क्या क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं। तो सेकेंड ईयर में हम थोड़ा बहुत अलर्ट हो जाएं, और थर्ड ईयर फाइनल ईयर आई थिंक फाइनल ईयर में प्रोजेक्ट वर्क होता है, तो डिपेंडिंग ऑन कॉलेज यू आर इन प्रेशर रहता है, बट थर्ड ईयर फाइनल ईयर में हम तैयारी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप गोरखपुर के रहने वाले हैं? हाँ सर। यूपी के? यस सर। तो आपके फादर रिटायर्ड स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट में है? यस सर। जो कि इंजीनियरिंग तो नहीं था? नहीं सर। तो इंजीनियरिंग अचानक कहाँ से फैमिली में आ गया कि आपके कोई परिवार में और था उन्होंने भी इंजीनियरिंग किया हुआ था? नो सर, बट इंजीनियरिंग जैसे होता है ना, मतलब मैं तो ऐसे समय का पास आउट कि इंजीनियरिंग होता था कि क्या करना है आपको, अपने साइंस लिया है तो या तो आप डॉक्टर बन जाओ या तो इंजीनियर बन जाओ, और डॉक्टरी में आपको पेशेंस भी चाहिए, और मतलब मे भी शायद उस टाइम मेरे उसमें नहीं था, और इंजीनियरिंग में एक रहा है, हमेशा से इंटरेस्ट रहा है, तो आई ज्वाइंड इंजीनियरिंग इस वजह से। चलिए बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। आपने 4 बार प्रीलिम्स लिखा और आपने 5 बार लिखा। यस सर। प्रीलिम्स में आपने मास्टरी कर ली क्योंकि आपका तो कई बार निकला। यस सर। तो प्रीलिम्स में निकालने के लिए क्या एक फ्रेशर की अप्रोच होनी चाहिए कि प्रीलिम्स को क्रैक कर लें? आप प्रियांशु आप बताएं। सर मेरा तो मतलब मैं जनरलाइज नहीं कर सकता, बट मेरा अप्रोच ये था कि मैं मतलब जो जीएस पोर्शन है प्रीलिम्स का, उसके लिए मैंने क्या किया कि मतलब जो करंट अफेयर्स सेक्शन है उसको मैंने पूरा स्किप कर दिया। इन स्टार्ट मैंने नोट्स बना लिए, और करंट अफेयर्स मैंने लास्ट के 4-5 दिन के लिए मैंने रख दिया कि 4-5 दिन में मैं करंट अफेयर्स कवर कर लूँगा, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज मतलब हमारा उतना नहीं रहता है कि वेटेज आए, लिमिटेड रहता है सर। तो मतलब मैंने जीएस पे पहले प्रिपरेशन कर ली, बाद में मतलब टेक्निकल पे पूरा टाइम मैंने मोस्टली टेक्निकल पे ही दिया था। और आपकी क्या अप्रोच थी सौरभ? सर मुझे लगता है कि टेक्निकल से ही लोगों का सिलेक्शन होता है जीएस में, मतलब इतने मार्क्स आते ही नहीं है, किसी के भी नहीं आते, मतलब 200 में से 100 भी टेक्निकल है भी 300 नंबर का, जीएस 200 नंबर। टेक्निकल में तो लोगों के 200 प्लस भी आते हैं, बहुत इजीली आते हैं, और जीएस में 200 भी नहीं आते, वो 200 में 100 भी नहीं आते। तो मेरे जीएस में भी पिछली बार भी 60-65 की रेंज में थे, इस बार भी लगभग इतने ही है। तो मेरे टेक्निकल पे ही मैं बोलूँगा कि आप टेक्निकल में अपनी कैलकुलेशन बेटर करो, फॉर्मूलाज बार बार रिकॉल करो, प्रैक्टिस करो फॉर्मूलाज, थ्योरी प्रीवियस ईयर की।
20-25 साल की, रीड करो अच्छे से। क्योंकि गेट के एग्जाम में तो कैलकुलेटर अलाउड होता है, यहाँ हाँ, पर तो यहाँ कैलकुलेटर पे अलाउड है, कैलकुलेटर अलाउड नहीं प्रीलिम्स में होता। तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिना कैलकुलेटर की। यस सर। तो टेस्ट सीरीज का कितना रोल होता है प्रीलिम्स में? और क्योंकि आप बता रहे हैं कि बार बार प्रैक्टिस करना, तो टेस्ट सीरीज का तो रोल होना चाहिए। सर यस सर, टेस्ट सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मतलब इवन आपने क्या पढ़ा, आप ठीक है, आप जब पढ़ रहे होते तो आपको लगता है यार ये पढ़ लिया, सब कुछ आ गया, आई एम परफेक्ट। बट टेस्ट सीरीज देने के बाद आप जमीन पे पता आ लगता है जाते फिर जमीन पे आ पर जाते हो आप। हैं। और उसके बाद अब गलतियां नोट करना, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत फ़ायदा हुआ उससे। मतलब मैं इवन सिली मिस्टेक्स भी नोट करता था, कि छोटी से छोटी गलतियां भी नोट कर ली मैंने, और एक बार टेस्ट देने से पहले बस गो थ्रू कर लिया उसको। टेस्ट सीरीज पर ही डिस्कशन कर लेते हैं कि टेस्ट सीरीज की अप्रोच क्या होनी चाहिए। कि जैसे आप बता रहे हैं कि Yes, sir. नोट्स बनाते थे, गलतियां लिखते थे, आप क्या अप्रोच रखते थे? सर टेस्ट सीरीज में हम्म, मतलब अगर आपको क्वेश्चन मतलब आप देखो, हम्म, आपको विद इन 2-3 सेकंड्स पता चल जाना चाहिए कि इसमें कितना टाइम लगने वाला है। सबसे पहली बात तो अगर आपको लगता है कि 30 सेकंड्स में मैं कर दूंगा, क्वेश्चन कर दो। अगर लगता है 2 मिनट से ऊपर देंगे तो छोड़ो, आगे बढ़ो। और अगर नहीं लगता फिर तो उसको काटा ही मार दो। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही सौरभ ने कि टेस्ट क्वेश्चन देखते ही आपको अंदाजा लगा लेना है कि मुझे अटेम्प्ट करना है या नहीं करना है। अगर अता पता कुछ नहीं है, लगता है कि नया ही सवाल है, तो फिर टाइम वेस्ट मत करो, आगे बढ़ो, क्रॉस कर दो उसको। यस सर। और अगर अटेम्प्ट किया और लगा कि फंस रहे हैं तो भी भाग लो, और लगा कि हाँ हो सकता है तो फिर करो। तो ये ना एक एंटिसिपेशन करना पड़ेगा। यस सर। आपका क्या अप्रोच होता था क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करते समय? क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते थे या जो स्ट्रेंथ एरिया पहले वहां करते थे? और सब स्ट्रेंथ एरिया एग्जैक्टली खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, Yes, 150 sir. क्वेश्चंस होते हैं। बट आई ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। बट वही रहता है कि इवन हमको कोचिंग में बताया जाता था और बाकी टॉपर स्टाफ में भी देखा हुआ है। तो हमारा यही, मतलब मेरा यही रहा है कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता था। जो क्वेश्चन मुझको तुरंत लगता चला गया तो वो मैं लगाता चला जाता था। और प्लस जैसे स्टार मार्क कर दिया या कुछ मार्क कर दिया, क्योंकि पेपर हमारा मतलब फिजिकल होता है, तो वहाँ पे मार्क एंड रिव्यू और ये सब ऑप्शंस तो नहीं होते हैं। तो मैं वो करके चला जाता था। और ऑलमोस्ट लगभग हर पेपर में मेरा यही रहा है कि 3 से 4 बार रिपीट किया है मैंने पेपर को, शुरू से लेकर अंत के बीच में। एक बार सिंपल वाला किया, अगली बार थोड़ा सा टफ वाला किया, लास्ट में जो एकदम जहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा वहाँ पे माथा पच्ची कर रहे हैं बैठ के, अगर टाइम बचा तो। अभी मैंने कुछ और टॉपर्स से इंटरेक्ट किया और लगभग सभी लोगों ने ये बात कही कि जब हम मेंस की तैयारी करते हैं तो एक्चुअली फंडामेंटल्स हमारे वहाँ से क्लियर होते हैं। जी सर। और उसके बाद जो भी हम एग्जाम लिखते हैं, चाहे नेक्स्ट ईयर का प्रीलिम्स हो या गेट का एग्जाम हो, तो उसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। बहुत अच्छे थे। मैं आप लोगों का भी व्यू लेना चाहता हूँ कि मेंस की प्रिपरेशन का आने वाले प्रीलिम्स या अगले गेट के एग्जाम में क्या उसका फायदा मिलता है? सर हाँ आप बताइए। सर मेरे को तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस लगता है, क्योंकि मैंने इस साल भी प्रीलिम्स में सिर्फ 3 डेज प्रिपरेशन की थी, और 3 डेज प्रिपरेशन करके भी मेरा हो गया। और 2019 में मेरे को 2 ईयर प्रिपरेशन करके भी नहीं हुआ था। तो यही है, आप वो क्वेश्चन स्किप करना और प्रीवियस ईयर, और आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए एकदम। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो नए क्वेश्चन आप कर दोगे। वही है कि मेंस में, मतलब मैंने जब प्रिपरेशन करी थी तो मतलब मैं प्री देने के बाद मैं पूरे कॉन्फिडेंस में था। हाँ। कि इस बार तो मेरा हो जाएगा, प्री निकल गया, अब तो निकाल देंगे। बट जब मैंने मेंस की कोचिंग करी तो लगा नहीं यार, अभी और भी है, अभी और भी पढ़ना बाकी है। तो वो करने के बाद और जो छोटी छोटी माइन्यूट चीज़ें होती हैं जो क्लियर होती चली जाती हैं, तो आई बिलीव कि मतलब अगर स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट, एंड अगर उनके पास चांस है तो मेंस की कोचिंग करनी चाहिए। आप दोनों ने तो मेडी की मेंस की क्लासेस की हैं, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था क्लासेस का? कि मतलब उन्होंने मेंस का, क्योंकि 350-400 घंटे की क्लासेस होती है और काफ़ी डेप्थ में क्वेश्चंस को डिस्कशन करते हैं, तो उससे आपको क्या अपनी पर्सनालिटी में चेंज आता दिखा? सर मेरा तो पढ़ाई में गैप आ गया था 4-5 महीने फ्रीलांसिंग की वजह से। क्योंकि मेरे को जगह ही नहीं था कि मेरा प्री क्लियर हो जाएगा 2020 में। मैंने कुछ पढ़ा नहीं था, फिर भी हो गया, किस्मत की वजह से हो गया। तो मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं था उस टाइम, मतलब मैं 3 घंटे भी क्लास दे नहीं पाता था ठीक से। तो सर ने मार मार के क्लासेस देना सिखा दिया। 8-8 घंटे मतलब मेरा बैठना हो गया था। कुछ टीचर्स के नाम बताओ। कक्कड़ सर ने बहुत बहुत हेल्प करी। कक्कड़ सर ने बताया ऐसे ऐसे बैठ के ऐसे बैठ के करो, ये वाला आसन करो तो और लंबा टाइम तक बैठोगे। और मेरे कृष्णा सर बहुत बहुत इंस्पिरेशनल रहे। वो मुझे हमेशा कहते थे कि आपको अचीव करना तो सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, नींद आ रही है तोड़नी पड़ेगी। सौरभ? सर मेरा तो मतलब मेरा वही रहा है कि मतलब मेंस के टाइम पे तो सर मतलब सारे टीचर्स जो भी हैं
कक्कड़ सर थे, आश्चर्य बंसल सर थे, कृष्णा सर थे। हम्म। तो मतलब टीचर से इंस्पिरेशन मिलता है। प्रियांशु आपका ये सर सोचना है? बहुत इम्पोर्टेंट बिल्कुल सर, मतलब आप जैसे एक होता है ना, आप टीचर्स को देखते हो कि मतलब ये भी कभी हमारी पोजीशन पे रहे हैं। अच्छा, एक सवाल और है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के कंफ्यूज रहते हैं कि ऑफलाइन बेटर है या ऑनलाइन बेटर है। मैं चाहता हूं कि आप अपना ऑनेस्ट ओपिनियन दीजिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या अप्रोच होनी चाहिए। प्रियांशु आप बताएं। सर मैंने ऑनलाइन क्लासेस तो नहीं करी, तो उसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, बट ऑफलाइन का मेरा ये रहा है कि ऑफलाइन में मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि पहले तो दिल्ली में रहने का फ़ायदा मिला मुझको। मतलब कुछ ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें मतलब वैकेंसीज़ कम होती हैं, लड़के देना नहीं चाहते, मतलब भर दिया फिर सोचेंगे कि वहाँ से दिल्ली कौन देने जाएगा। तो एक एडवांटेज तो वो रहता है जो इनडायरेक्टली मिलता है आपको दिल्ली में रहने का। दूसरा, क्लासेस करने का जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ होती है उसका फ़ायदा मुझको बहुत ज़्यादा लगता है, क्योंकि मैंने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दी हुई है और ऑफलाइन भी दी हुई है। बट जो डिसिप्लिन मुझको मतलब ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में मिलता है वो नहीं मिल पाएगा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में। तो प्रांशु का कहना है कि उन्होंने ऑनलाइन तो किया नहीं, लेकिन ऑफलाइन क्योंकि क्लासेस की हैं तो उनका एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा था। और सौरभ आपका क्या था सर एक्सपीरियंस? मैंने ऑफलाइन नहीं करी, ऑनलाइन करी है। तो ऑनलाइन में आपको डिसिप्लिन खुद मेंटेन करना पड़ेगा और वो बहुत मुश्किल है, एक नए स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल है। जैसे मेरे को तो 2 साल हो चुके थे तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन एकदम एक नया बंदा उसके लिए बहुत मुश्किल है। और खास करके जब लॉन्ग आवर्स क्लासेस चल रही हो, लॉन्ग घर आवर्स में बैठ क्लासेस के है पढ़ना ना। हो और बाहर ना लोग गप्पे मार रहे हो, लोग पकौड़े खा रहे हो और आप अपने रूम में पढ़ाई कर रहे हो, तो डिसिप्लिन तो चाहिए उसके लिए। लेकिन सर हमारे टीचर इतने मेहनती थे, बैठते भी नहीं थे। 10-10 12-12 घंटे क्लासेस ये लेना। तो नेक्स्ट आईएएस में और मेडीजी में हम टीचर्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई बच्चा जब इतने घंटे बैठ के पढ़ रहा है तो आप खड़े होकर के पढ़ाओ। क्योंकि अगर टीचर बैठ जाएंगे आराम से, फिर पानी भी पी रहे हैं, चाय भी पी रहे हैं, तो फिर वो डिसिप्लिन नहीं रहेगा। यही डिफरेंस है यहाँ के टीचर्स में और बाकी जगह में। बाकी जगह लोग आराम से बैठ के बीच में चाय कॉफी करते जाते हैं, हाय हेलो करते जाते हैं, तो वो डिसिप्लिन ना ब्रेक हो जाता है। लेकिन यहाँ टीचर्स ना अटेंटिव रहते हैं। सर इसी वजह से मेरा 2021 में मेंस क्लियर भी हो पाया, वरना मुझे नहीं लगा था कि मेरा मेंस क्लियर होगा। चलो बात करते हैं इंटरव्यू की। इस बार मैकेनिकल में कुछ डिफरेंट हुआ है इंटरव्यू में, क्योंकि बाकी ब्रांचेस में तो मैंने सुना है कि उनका टेक्निकल ज़्यादा पूछा गया, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स से जिससे अभी मेरा इंटरेक्शन हुआ कि मैकेनिकल में कुछ बोर्ड्स में ऐसा हुआ कि उनसे डेफ बेस्ड और नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे गए। आपका प्रांशु कैसा हुआ था इंटरव्यू और क्या डिस्कशन हुआ? सब मेरा तो प्योरली मतलब डेफ बेस्ड हुआ। और मतलब पहले तो मेरी जो हॉबी थी, मतलब मैंने टेबल टेनिस डाला हुआ था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए। फिर आई एम करंटली इन ए जॉब, तो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस, मतलब मोस्टली सारे क्वेश्चंस मेरे जॉब रिलेटेड ही थे। तो टू बी ऑनेस्ट मैंने टेक्निकल उतना प्रिपेयर भी नहीं किया था सर। मतलब मुझको कहीं ना कहीं तो लगा आपके लिए तो एडवांटेजियस हो गया। यस सर, बिल्कुल। डेफ मतलब बेस्ड हाँ, जॉब आई से होप रिलेटेड। अभी तो मार्क्स नहीं आए हैं, बट आई होप कि शायद अच्छे ही मार्क्स तो मिले। रैंक अच्छी है तो मार्क्स अच्छे होने हाँ सर, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और सौरभ आपका इंटरव्यू कैसा हुआ था? सर एक्चुअली मेरा तो पूरा जीएस का हुआ था। मतलब मेरे से टेक्निकल पूछा, लेकिन जिस ब्रांच का मैं हूँ उससे नहीं पूछा। और मैंने काफ़ी बच्चों का देखा, जैसे आप मैकेनिकल से हो तो आपके सिविल से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि आप सिविल वाली कंपनी में हो। अब ऐसे ही मैंने पावर इंजीनियरिंग लिखी हुई थी, तो मैंने उनको एक्सप्लेन भी किया, सर मेरी थर्मल साइड में, उन्होंने मेरे से हाइड्रो के क्वेश्चन पूछे, विंड के क्वेश्चन पूछे, थर्मल का एक भी नहीं पूछा। देखिए यूपीएससी का जो इंटरव्यू होता है वो काफ़ी अनप्रडिक्टेबल होता है, और इसमें इंटरव्यू के समय आप एक फॉर्म भरते हैं जिसका नाम है डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें आप हॉबी, इंटरेस्ट, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, अचीवमेंट्स के बारे में लिखते हैं, और जिसमें जॉब प्रोफाइल भी मेंशन करते हैं, एजुकेशनल प्रोफाइल भी मेंशन करते हैं। तो इस एरिया से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। नॉर्मली इंजीनियरिंग सर्विस के इंटरव्यू में टेक्निकल क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये बात सच्चाई है। लेकिन इस बार हमने ऐसा नोटिस किया है, काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये फीडबैक दिया है कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बोर्ड में जो बोर्ड पैनलिस्ट थे उन्होंने नॉन टेक क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे और जॉब से रिलेटेड ज़्यादा पूछे। हालांकि जो बच्चे सिविल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स बैकग्राउंड के थे उनसे मुझे फीडबैक मिला कि उनका टेक्निकल ज़्यादा हुआ है। तो ये किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, एंड दैट इज व्हाट दिस एग्जाम इज इम्पॉर्टेंट, कि आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ भी पूछा जा सकता है, आपको हर तरह की प्रिपरेशन करके जानी होगी। तो आप दोनों से मैं एक लास्ट मोमेंट स्टूडेंट सजेशन लेना चाहूंगा कि अभी थोड़ा समय बचा है, कुछ कर लो यारो, और कुछ यारो करने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? तो प्रांशु आप बताइए। सर मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप जो आपने प्रिपरेशन किया हुआ है दैट इज़ गुड, बट आप एक मतलब
शेड्यूल बना लीजिए, टाइम बना लीजिए, क्योंकि आई थिंक अभी फेब में एग्ज़ाम है, यस तो आप उस हिसाब से शेड्यूल बना लीजिए एंड लग जाइए, बिल्कुल होगा। और बिलीफ रखिए कि बिल्कुल। सौरभ सर मैं तो ये कहूँगा कि मतलब पढ़ाई करने की अपॉर्चुनिटी भी बहुत कम लोगों को मिलती है। अगर आपको मिली है तो उसे पूरा यूटिलाइज करना चाहिए। जैसे मेडिजी में है, टीचर्स इतना एफर्ट कर रहे हैं और फिर बच्चे नहीं पढ़ते ना, तो फिर दुख होता है। तो वो तो स्वाभाविक है, हम लोग तो यही सोचते हैं कि सारे बच्चे हमारे ही सेलेक्ट हों, और प्रैक्टिकली हो भी यही रहा है। प्रैक्टिकली यही हो रहा है कि हर ब्रांच में 10 में 10, टॉप 10 में 10, टॉप 10 में 9, मतलब दिस इज। लेकिन मैं कहूँगा कि स्टूडेंट लेबोरियस है, मतलब स्टूडेंट लेबोरियस जो होते हैं वो आगे निकल जाते हैं। वरना पढ़ाने के लिए तो हम सभी को पढ़ाते हैं, इतने और भी बच्चे हैं जो पढ़ते हैं। नंबर ऑफ सीट्स लिमिटेड होने की वजह से सबके सिलेक्शन नहीं हो सकते, लेकिन जो अच्छी तैयारी करते हैं उनका कहीं ना कहीं हो जाता है। हो जाता है सर, और कहीं इस ना बार कहीं तो तो हो गेट जाता के है। थ्रू बहुत वैकेंसीज आई हैं। मतलब मैंने देखा है कि एनटीपीसी में इतने सारे स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए हैं अभी, और भी पब्लिक सेक्टर में, ओएनजीसी में, आईओसीएल में, पीजीएस, पीजीसीआईएल में, हर जगह स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो गेट के थ्रू भी अपॉर्चुनिटी बहुत है, और अगर आप ईएस की तैयारी करते हैं तो गेट ऑटोमेटिकली आपका हो जाता है। तो दोस्तों ये था डिस्कशन, और मुझे उम्मीद है कि इस डिस्कशन से आपको बहुत सारी इंसाइट्स मिली होंगी, खास करके जहां दो लोग कंबाइंड हो गए तो दोनों की अप्रोच, एक की ऑफलाइन एक की ऑनलाइन अप्रोच। और इसके अलावा एक और अच्छी बात यह है कि इन दोनों स्टूडेंट्स ने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए, तो इन्होंने बताया कि उन्होंने पहले क्या गलतियां की थी, कैसे फोकस किया, तो वो आपको हेल्प करेगा। अगर आप इस एग्जाम के अच्छे रैंकर हैं, मेडीजी के एलुमनाई हैं, या फिर जो पुराने मेडीजी के स्टूडेंट रह चुके हैं, अगर आपका किसी एग्जाम में अच्छा सा सिलेक्शन हुआ है, अगर आप मेरे साथ टॉपर स्टॉक में आना चाहते हैं तो जरूर आइए, यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आप मेडीजी स्टूडेंट नहीं भी है, फिर भी आप अपनी एक्सपीरियंसेस और स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो यू आर ऑल्सो वेलकम, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट सभी के लिए है।